स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार मौर्य आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर कक्षाओं संचालन करा रहे हैं। आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको वाक्य संरचना के बारे में पढ़ाएंगे। वाक्य संरचना कैसे होती है, क्या पढ़ाएंगे? वाक्य संरचना। वास्तव में व्याकरण के दृष्टि से देखा जाए तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि। ठीक, जिसे अक्षर भी कहते हैं। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई की बात की जाए तो वो होता है वाक्य। अब वाक्य की संरचना के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, यानी अगर हम यहाँ से लें, एक हमारा है, अगर हम यहाँ ध्वनियाँ से लें और जाता कहाँ तक है ये? वाक्य तक। यानी ध्वनियाँ और वाक्यों के बीच में क्या क्या चीज़ जुड़ती जाती है जो बाद में वाक्य बनाता है। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनियाँ मिलेंगे, ध्वनियाँ से वर्ण मिलेंगे, वर्ण से शब्द मिलेंगे, शब्द से पद मिलेंगे, पद से पदबंध मिलेंगे, पदबंध के बाद तब जाकर वाक्य बनता है। जैसे देखिए, पहले क्या था? ध्वनियाँ। ध्वनियाँ के बाद क्या हुआ? मूलांश। मूलांश मतलब मूल शब्द। मूलांश मतलब मूल शब्द। अब कौन कौन से मूल शब्द हैं? जैसे ठीक, मूलांश। चलिए चर्चा करते हैं। ध्वनिया के बाद आपका मूलांश हो गया, उसके बाद कई मूल मिलकर शब्द बनाते हैं। उसके बाद कई शब्द मिलकर पद बनाते हैं। उसके बाद कई पद मिलकर उपबंध बनाते हैं। उसके बाद कई उपबंध मिलकर तब वाक्य बनाते हैं। इसे कहते हैं वाक्यांश या वाक्य। बात समझ में आई? तो ये रहा आपकी भाषा की, ये आपकी सबसे छोटी इकाई हो गई और ये आपकी सबसे बड़ी इकाई होगी। इनके बीच में मूलांश। मूलांश मतलब मूल शब्द। ध्वनियाँ हैं जैसे अ, आ, क, म, तो मूलांश मतलब ध्वनियाँ निकला उसका मूल शब्द। जैसे म है तो म प्लस अ मिलकर बने। ठीक, शब्द क्या हुए? कई शब्द। जैसे राम है, र आ म, कई मूलांश मिलकर क्या बनाए? शब्द बनाए। अब कई शब्द पद, जैसे राम जाता है तो राम जाता है तो क्या हो गए? ये पद हो गए। अब उपबंध क्या हुए? उपबंध। कई पद मिलाकर उपबंध बनते हैं। अगर देखेंगे तो एक उपवाक्य भी होता है। क्या होता है? उपवाक्य। उसको भी ले लेते हैं हम, उपवाक्य। तब जाकर बनता है आपका वाक्य। क्या बनता है आपका? वाक्य। तो हिसाब से देखते हैं कि यहाँ से चलिए ध्वनियाँ मिला, मूलांश मिले। ध्वनियाँ मतलब कई ध्वनियाँ मिलकर मूलांश बनाए, दो या दो से मूलांश मिलकर शब्द बनाए, वैसे पद बना, पद से उपबंध बना, उपवाक्य से वाक्य बना। उसके बाद क्या बना? वाक्य। अब देखिए, जैसे कि उदाहरण देखते हैं, क्या उदाहरण होते हैं। इसके उदाहरण देख ले, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए। मान लीजिए कलम बनाओ। कलम बनाओ।
अब इसमें देखिए कितने उपबंध हैं। उपबंध कितने हैं? एक कलम उपबंध हो गया, दूसरा बनाओ, यानी 2 उपबंध हो गए। बात समझ में आई? अगर 2 से ज़्यादा हमको उपबंध बनाना हो तो मान लीजिए मोहन फल लाएगा, मोहन फल लाएगा, कितने उपबंध हुए बताइए? एक। देखिए अगर इसी में देखेंगे तो पहले क्या हुआ? ध्वनियाँ, म प्लस ओ मिलकर क्या बने? ध्वनियाँ। ध्वनियाँ से मूलांश क्या बने? मूल शब्द म बन गया। अब मूलांश से शब्द क्या बन गया? मोहन बन गया। अब इसमें देखिए उपबंध क्या क्या मिले? एक मोहन हो गया, एक फल हो गया, एक लाएगा। इसी हिसाब से देखेंगे कि प्रत्येक चीज ध्वनियाँ शुरू होता है, मूलांश पे आता है, शब्द बनाते हैं, पद आता तब उपबंध। अब एक वाक्य बन गया, मोहन फल लाएगा, क्या हो गया? एक वाक्य। तो कितने उपबंध हुए इसमें? 3 उपबंध। इसी हिसाब से जैसे जैसे शब्द आगे बढ़ते जाएंगे उपबंधों की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने एक अच्छी गाय खरीदी, मैंने एक अच्छी गाय खरीदी, गाय खरीदी। अब देखिए उपबंध कैसे पता चलेगा? मैंने होगा एक अच्छी, ये क्या हुआ? विशेषण। किसका विशेषण है? गाय। गाय की विशेषता क्या है? वो अच्छी है। ठीक, तो एक उपबंध ये हो गया मैंने, एक उपबंध हो गया एक अच्छी गाय, एक उपबंध हो गया खरीदी। तो कितने उपबंध हुए? 1 2 3 4 उपबंध हो गए। बात समझ में आ गई? तो ये कई उपबंध आकर ये वाक्य बना दिए। ठीक, जैसे अब वाक्य में अगर आप देखेंगे वाक्य की संरचना के बारे में, ये 2 भागों में हैं। ठीक, अब वाक्य के गुण क्या क्या होते हैं? वाक्य के गुण, वाक्य के गुण क्या है? वाक्य के गुण, वाक्य के कौन कौन से गुण हैं? विश्वनाथ ने वाक्य के 3 गुण बताए हैं। वाक्य के 3 गुण, कितने गुण बताए हैं? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। भाई गुण हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होती है, तो वैसे वाक्य में भी 3 गुण हैं। अब ये 3 गुण कौन कौन से? पहला है आपका योग्यता, दूसरा है आपका आकांक्षा, तीसरा है आपका सन्निध। एक एक की चर्चा कर लेते हैं हम। योग्यता क्या होती है? योग्यता से आशय है कि पदों के अर्थ के परस्पर संबंध कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। परस्पर के योग्यता में क्या होना चाहिए कि जो पद है उसमें परस्पर संबंध होना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। जैसे कोई कह दे मछली उड़, तो देखिए क्या इसमें पदों में परस्पर संबंध है? मछली उड़ती है, लग रहा है कि आपको मछली उड़ती है। कोई कह दे बताइए मछली उड़ती है, वाक्य में है? नहीं है।
क्यों नहीं? क्योंकि मछली उड़ती नहीं है, मछली तैरती है। जैसे कोई कह दे हिरन उड़ता है, हिरन उड़ता है, तो क्या वाक्य या शब्दों में परस्पर संबंध दिखाई पड़ रहा है? यहाँ हिरन का जो संबंध है क्या उड़ने से संबंध है? यहाँ मछली का जो संबंध है क्या उड़ने से संबंध है? हाँ, अगर कोई कहते मछली तैरती है या मछली जल में रहती, समझ में आता है। जैसे मछली जल में रहती है, मछली जल में रहती है, तो यहाँ संबंध है, मछली और जल का संबंध है। कोई कहते मछली घोंसला में रहती है, तो क्या संबंध है? योग्य है? इसकी योग्यता की बात की जा रही है, मछली में योग्यता है? नहीं। अगर कोई कहते हिरन उड़ता है, तो क्या उसमें योग्यता है? नहीं। अगर कोई कहते हिरन दौड़ता है, हिरन दौड़ता है, तब तो बात समझ में आती है। हाँ, हिरन और दौड़ने में आपस में संबंध है। तो ये रही इसकी योग्यता की बात। दूसरा है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है कि पदों में यह परस्पर संबंध होना चाहिए कि वे एक समन्वयित अर्थ को बतला सके। श्रोता की जिज्ञासा को शांत करने के लिए आकांक्षा फल है। केवल गाय, अश्व, पुरुष एवं हाथी कहने से श्रोता की जिज्ञासा शांत नहीं होती है, क्योंकि इन शब्दों के परस्पर कोई आकांक्षा नहीं हुए वे किसी एक अर्थ को प्रकाशित करें। आकांक्षा मतलब किसी भी चीज़ में, किसी भी वाक्य में कुछ न कुछ हो। हिरन, हाथी, घोड़ा कहने से वाक्य की आकांक्षा नहीं होती है। तीसरा होता है सन्निध्य। सन्निध्य मतलब वाक्य में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो, तारतम्यता बनी रहे। क्या हो? वाक्य में तारतम्यता बनी रहे, तो वही होता है सन्निध्य। अब नेक्स्ट है वाक्य के प्रकार या वाक्य के भेद। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो हर चीज़ के काइंड्स ऑफ प्रकार होते हैं। तो वाक्य के प्रकार या वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, यदि इस पर चर्चा किया जाए, वाक्य के भेद के बारे में देखा जाए, तो वाक्यों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? रचना के आधार पर, वाक्य का वर्गीकरण या वाक्य के भेद। दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तीसरा है वाच्य के आधार पर वाक्य के भेद। वाच्य के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक, ये है 3 प्रकार। बात क्लियर हो गई? अगर हम इस चर्चा के रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा पहले। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और वाच्य के आधार पर वाक्य के भेद। अब रचना के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो इसके भी कई भेद हैं। रचना के आधार पर कितने भेद? 3 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से? आप जानते हैं, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? याद रखिए, कभी कभी पूछता है कि वाक्य के कितने भेद हैं। चलिए ठीक है, 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और वाच्य के आधार। अगर पूछ लिए रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं,
तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य। तीसरा है आपका मिश्रित वाक्य। चलिए, सरल वाक्य क्या होते हैं? सब लोग जानते हैं, नाम ही है सरल वाक्य। ठीक, जैसे कि राम ने रावण को मारा, यानी जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। देखिए, इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। तो जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, वह सरल वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब दो संयुक्त वाक्य आपस में मिले रहते हैं, वही मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जैसे जिस वाक्य में एक साधारण तथा दूसरा कम से कम एक वाक्य अधीन या आश्रित हो, वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने उससे कहा कि वह अच्छा व्यक्ति नहीं है। क्या? मैंने उससे कहा कि वह सही व्यक्ति नहीं है। देखिए, इसमें 2 उपवाक्य। मैंने उससे कहा कि वह सही व्यक्ति नहीं है। जैसे वह मुंबई से आएगा तब घर जाएगा। जैसे वह बाजार से आएगा तब घर जाएगा। देखिए, इसमें एक ही व्यक्ति, संयुक्त वाक्य है, वह बाजार से आएगा तब वह घर जाएगा, मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में है, लेकिन 2 सरल वाक्य। मिश्रित वाक्य जहाँ 2 वाक्य, जैसे मैंने उससे कहा कि यहाँ एक व्यक्ति हो गया, वह सही व्यक्ति नहीं, या दूसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। तो बात समझ में आई? जहाँ पर एक उद्देश्य, एक विधेय हो, वहाँ सरल वाक्य। जहाँ एक ही व्यक्ति के बारे में कहा जाए, वह संयुक्त वाक्य। जहाँ एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में संयुक्त करके कहा जाए, वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। तो किसके आधार पर? रचना के आधार पर। ठीक, तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। दूसरा आपका था अर्थ के आधार पर वाक्य का संरचना। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। यहाँ देख लीजिए, रचना के आधार पर लिखे रहेंगे, ठीक रहेगा। 3 प्रकार। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। ठीक, अब अर्थ का आधार देख लीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद।
अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर आप देखेंगे कहाँ चले, कहाँ कहे कि अभी दूठो बनाओ दे। हाँ अरे कम से कम एक बना ले, 5 मिनट का और तब दूध बन गया। तब दूध कम से कम बना 1 दिन में, तब का है कुशवाहा जी रहा अल्लाह। ठीक, रचना क्या। अब दूसरा है आपके अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण, वाक्य के भेद। अर्थ के आधार बात करें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उठते हैं? पहला है विधि सूचक, विधि सूचक। दूसरा है निषेध सूचक, निषेध सूचक वाक्य। तीसरा है आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक। चौथा है प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। पांचवा है आपका विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। ठीक, ये देखा जाए तो सब लोग जानते भी हैं। विस्मय सूचक वाक्य क्या होता है? जैसे मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोऊंगा, ये क्या है? विस्मय सूचक वाक्य, जहाँ किसी विधि की विधान हो, किसी कार्य हो। दूसरा निषेध सूचक वाक्य, जहाँ न आ जाए, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा, वह कल इलाहाबाद नहीं जाएगा। जहाँ नहीं हो वहाँ निषेधवाचक सूचक वाक्य का प्रयोग किया जाए। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। और तीसरा है आपका आज्ञा सूचक, जैसे जाओ अपना काम करो, जाओ अपना काम करो। ठीक, तो ये क्या है? ये आज्ञा सूचक वाक्य है। जाओ तुम इलाहाबाद, ये क्या है? आज्ञा सूचक। प्रश्न सूचक वाक्य क्या है? जहाँ क्या तुम कल इलाहाबाद जाओगे? ठीक, तुम्हारा क्या नाम है? ये सब क्या है? प्रश्न सूचक वाक्य है। ठीक, विस्मय सूचक क्या होता है? जहाँ हर्ष यानी खुशी, दुख प्रकट किया जाए, वहाँ विस्मय सूचक वाक्य का यानी आश्चर्यचकित जहाँ प्रकट किया जाए। जैसे वाह तुम परीक्षा पास कर लिए, अरे वह मर गया, ये क्या है? यहाँ दुख प्रकट किए, यानी जहाँ सुख, दुख, शोक प्रकट किया जाता है, उल्लास प्रकट किया जाता है, वहाँ विस्मय बोधक सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर इसी में से पूछ लिया जाए कि श्याम स्कूल कल नहीं आएगा, तो इसमें कौन सा वाक्य है? निषेध सूचक वाक्य। क्यों? क्योंकि नहीं का प्रयोग किया जाएगा। तुम्हें कल इलाहाबाद जाना है, क्या है? आज्ञा सूचक वाक्य। क्यों? आज्ञा दिया जा रहा है। क्या तुम कल कॉलेज नहीं आओगे, क्या है? प्रश्न सूचक वाक्य। अरे मोहन परीक्षा में फेल हो गया, क्या है? विस्मय सूचक वाक्य। इस आधार पर देखते हैं तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? विस्मय सूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक। तीसरी बात करते हैं हम वाच्य के आधार पर वाक्य के भेद।
वाच्य के आधार पर वाक्य के भेद। वाच्य के आधार बात किए जाते 3 प्रकार के होते हैं, सबको मालूम है। कौन? कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या है? जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृवाच्य होता है। कर्मवाच्य क्या है? जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य होता है। और जिसमें भाव की प्रधानता होती है वो भाववाच्य कहलाता है। जैसे मान लिया जाए मोहन यह पुस्तक पढ़ता है, मोहन यह पुस्तक पढ़ता है या मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पुस्तक कौन पढ़ा है? कर्ता कौन है? मोहन। तो ये कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य। क्यों कर्तृवाच्य हुआ? क्योंकि उसमें कर्ता की प्रधानता है। पुस्तक कौन पढ़ रहा है? मोहन पढ़ रहा है। ठीक, तो ये मोहन इसमें कर्ता है, तो इसमें किसकी प्रधानता है? कर्तृवाच्य का। अगर कोई कह दे कि पुस्तक पढ़ता है, तो कौन पुस्तक पढ़ता है? कर्म कर रहा है, पता ही नहीं कौन कर्म कर रहा है। तो यहाँ कर्ता कर्म कर रहा है, इसलिए प्रधानता किसकी होगी? कर्ता का। इसलिए वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य। दूसरा आपका है कर्मवाच्य। यह पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी जाती है, यह पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी जाती है। देखिए, वहाँ मोहन पुस्तक पढ़ता था, लेकिन यहाँ कर्म की प्रधानता है। यह पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी जाती है। किसके द्वारा पढ़ी गई? मोहन द्वारा। यानी कार्य क्या था? पढ़ना। तो यहाँ कर्म, मोहन कौन सा कर्म कर रहा है? पढ़ने कर। किसके द्वारा पढ़ रहा है? पुस्तक के द्वारा पढ़ रहा है। तो यहाँ क्या हुआ? कर्मवाच्य। तीसरा है आपका भाववाच्य। भाववाच्य में भाव, जैसे मुझसे यह काम नहीं किया जा रहा है, तो क्या हुआ? इसमें आपकी भाव छिपा हुआ है। मोहन द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ा जा रहा है, तो इसमें भाव, जहाँ भाव दिखलाई पड़े, काम न करना, यानी आपका क्या ये भाव है। मोहन द्वारा नहीं हंसा जा रहा है, मोहन द्वारा नहीं खेला जा रहा है, इसमें क्या ये भाव है। तो वाच्य के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हुए। जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वह कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता हो वह भाववाच्य। इस प्रकार आप देखते हैं वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और वाच्य के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वाक्य के कितने भेद हैं? 3। कौन? रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और वाच्य के आधार। अब रचना के आधार पर कितने हैं? 3। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्रित। अर्थ के आधार पर 5। कौन? विसूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्नवाचक सूचक और विस्मयवाचक। वाच्य के आधार पर 3। कौन? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आज हम चर्चा की वाक्य की रचना के बारे में। तो हमने आपको अच्छी तरीके से बताया कि वाक्य कौन कौन से भेद होते हैं, किन आधार पर। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम अपना वीडियो यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।